हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर्स टॉप। सो गाइस, पॉलिटी जो है उसके माइंड मैप के साथ आज मैं आई हूँ। पॉलिटी में अगर मैं बात करूँ कि चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, तो जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए डीपीएसपी क्या होता है स्पेसिफिकली कि भाई लक्ष्मीकांत की बुक में चैप्टर नंबर 8 है। बट ईपीएफओ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीवीआईपी की कैटेगरी के अंदर आता है। तो होता है ना, जैसे वीवीआईपी क्या होते हैं स्पेसिफिकली, उनको प्रभु बना दिया जाता है कि प्रभु आप तो हर जगह है। तो यही चीज़ जो है यहाँ इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि ये आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अंदर, सोशल सिक्योरिटी के अंदर एंड लिबरल लॉज तीनों के अंदर इससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो डीपीएसपी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डीपीएसपी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल में देखना है आधे पौने घंटे की जो वीडियो होती है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ मैंने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो दिस इज द बाहुबली वीडियो जिसको शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि इसको मैंने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहली बात तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी चैप्टर की, ठीक है। दूसरा क्या होता है सेइंग्स की, मतलब कि डीपीएसपी के बारे में किस लीडर ने या फिर कौन जो फेमस पर्सनैलिटी है उसने क्या कहा। तीसरा जो है कौन सी कैटेगरी के अंदर कौन कौन सा आर्टिकल आता है। और देखिए मैं हमेशा आपको एक बात कहती हूँ कि जब आप रिवीजन के लिए जाते हैं तो आप पूरी बुक को मत खोल के बैठिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, बुक को अच्छे से पढ़ना है, समझना है और उसके कीवर्ड्स लिखने हैं, ताकि लास्ट में जब आप रिवीजन करेंगे आप खाली उस कीवर्ड को देखें और आपको याद आ। जैसे होता है ना कि हम कोई गाना बार बार सुनते हैं तो उसके बस एक लाइन हमारे सामने आती है और हमें वो पूरा गाना याद आ जाता है। तो सेम फिनोमेना आप यहाँ पे करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं आज माइंड मैप में। आप इन कीवर्ड्स को याद करेंगे और फिर उससे अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है। और जो 4th पार्ट है इसके अंदर वो ये है कि 42nd अमेंडमेंट आया, 44th आया, 86 आया, 91 आया, 97 आया, उसके अंदर कौन से आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया, ये 4 पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है और उनको आज हम माइंड मैप में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जो है डीपीएसपी की बेसिक इंफॉर्मेशन कि कौन से पार्ट के अंदर आता है। तो पार्ट 4 जो है उसके अंदर डीपीएसपी आता है फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में आते हैं जस्ट उसके बाद, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आपके किस में आ जाते हैं, पार्ट जो आर्टिकल 12 से 35 के अंदर, उसके जस्ट बाद आते हैं आपके डीपीएसपी, डेट इज 36 से लेके 51 तक, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 36 से 51 के अंदर आ गए। अब बात आती है कि डीपीएसपी बनाए क्यों गए हैं। देखिए, जब कभी भी हमारी कंट्री के अंदर कोई लॉ बनाई जाती है, कोई पॉलिसी बनाई जाती है, कोई गवर्नेंस होता है, अगर मान लीजिए कोई लॉ बना दी गई, ये देखना कि क्या वो लॉ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ मेल खाती है या नहीं खाती है, ये सारी चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट को हेल्प की जाती है डीपीएसपी के थ्रू। मतलब कि गवर्नमेंट जब अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करती है तो उनको डीपीएसपी को अपने ध्यान में रखना होता है, आइडियल्स जो होते हैं इसके ध्यान में रखने होते हैं और उसके बाद कोई भी लॉ बनानी होती है, ठीक है। सिंपल सा ये डीपीएसपी का रोल है। नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। नॉन जस्टिसेबल का क्या मतलब है कि मतलब वो कोर्ट के अंदर जाके एनफोर्स नहीं हो सकते। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, अगर वो आपके वॉयलेट होते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि देखिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमसे छीने गए हैं और अब आप इसके लिए कोई भी एक्शन लीजिए, ठीक है। बट डीपीएसपी अगर आपका खत्म कर दिया जाता है तो आप कोर्ट में जाके उसके लिए अपील नहीं कर सकते, डेट इज नॉन जस्टिसेबल, जो कि आपके आर्टिकल 37 के अंदर बोला गया है कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन कोर्ट, ठीक है। आर्टिकल 36 की अगर बात करते हैं तो जैसे आर्टिकल 12 ऑफ फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्टेट की बात की जाती है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है 36 के अंदर, सेम वही डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है। उसको आपको डिटेल में नहीं करना, बस आपको बताना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट आता है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। जब भी हमने प्रियम्बल पढ़ा था तो प्रियम्बल में हमने क्या देखा था कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो हमको पॉलिटिकल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो पॉलिटी से रिलेटेड हो गए ना आपके, कि आपके लॉज आपको क्या चीज़ें राइट्स मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पे क्या होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिलती है। तो डीपीएसपी क्या हो जाते हैं आपके सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। एक चीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि फंडामेंटल राइट्स के पॉलिटिकल जस्टिस और यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक जस्टिस जो डीपीएसपी के होते हैं, उन दोनों को मिला के एक कॉमन टर्म जो है वो आपके प्रियम्बल के चैप्टर में दे रखा है, वो कौन सा जस्टिस होता है, तो वो नाम आप मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिजेंबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। वापस जाते हैं कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर, ब्रिटिश रूल के अंदर। तो वहां पे क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल्स हुआ करते थे और उसी के साथ जो गवर्नर्स हुआ करते थे उनको क्या कहा जाता था, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन दी
दी जा सकती थी। सॉरी, मेरे को थोड़ा हरियाणवी टोन आ गया एकदम से। तो क्या होता था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो गवर्नर जनरल को और जनरल्स को दी जाया करती थी उस टाइम पीरियड में। वो क्या हुआ करती थी कि देखिए, अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं तो फिर जो है आप डायरेक्टली इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। उसी की लाइन के ऊपर जो है DPSP को बनाया गया। फ़र्क यहाँ पे क्या है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने ये फ़र्क जो है वो बताया था स्पेसिफिकली। उन्होंने कहा था कि ये जो है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन की लाइन पे ही है। डिफरेंस बस इतना है कि उस टाइम में गवर्नर जनरल और जो जनरल हुआ करते थे उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रक्शंस दी जाया करती थी, और यहाँ पे जो हो गए आपके लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है उनको दी जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता चले। एक चीज़ जो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में और पता होना चाहिए कि इंडिया ने जो ये प्रोविज़न लिया है DPSP का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से, वो सिर्फ जो है प्रमोट हुए हैं कि मतलब कि उन्होंने एक आइडिया लिया, बट जो मेन आइडिया है वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और जो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिया। तो स्पेन से कहाँ पे आया, आयरिश के पास आया, और आयरिश से कहाँ पे आया, इंडिया के पास आया, ठीक है। ये बेसिक के अंदर आ गया। नेक्स्ट आता है हाई आइडियल ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये वाला जो पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आप इस तरीके के क्वेश्चंस देखते हैं, आपको क्या होगा, कोई भी ऐसे टर्म्स दे दिए जाएंगे जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड उसके बाद क्या होगा कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो 4 वर्ड्स है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल राइट्स में, DPSP में, प्रियम्बल में। तो अगर वहाँ पे DPSP मेंशन है तो आप इसी को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो DPSP के अंदर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है, ठीक है। लास्ट आता है आर्टिकल 36 जिसमें कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन DPSP का, इससे फालतू आपको एग्जाम के लिए नहीं करना। अब आ जाते हैं सेइंग्स के ऊपर कि पॉपुलर सेइंग्स क्या थी इनके लिए। सबसे पहले देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर की सेइंग। इन्होंने जो है यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी थी। सबसे पहली बात तो उन्होंने DPSP को नोवल फीचर कहा था। तो डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हु सेड नोवल फीचर टू द DPSP, तो आपको पता होना चाहिए डॉक्टर BR अम्बेडकर। और उसी के साथ जो उन्होंने ये दूसरी स्टेटमेंट दी थी जिसमें इन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट जो है जो कि पॉपुलर वोट से चुन के आती है अगर किसी कंट्री के अंदर, तो ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो DPSP को गवर्नेंस के अंदर इंक्लूड करे ही करे। सो गवर्नमेंट वोट्स ऑन पॉपुलर वोट हार्डली इग्नोर DPSP, तो वो DPSP को इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरी स्टेटमेंट जो आई थी वो आई थी KC वेरे के थ्रू। इन्होंने ये कहा था कि आ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन। देखिए क्या हुआ था कि जब DPSP बनाए गए थे ना तो उनका क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ था। कई लोगों ने कहा कि इसकी तो कोई लीगल फोर्स ही नहीं है क्योंकि इसको एनफोर्स नहीं किया जा रहा कोर्ट के अंदर जाके। कईयों ने कहा कि ये लॉजिकली अरेंज नहीं है। कईयों ने कहा कि आपने क्यों नहीं अरेंज किया इसको। तो उस टाइम बेसिक रीज़न क्या था कि इंडिया जो है वो एक एज एन इन्फेंट आया था, मतलब कि एक छोटा बच्चा होता है उस तरीके से इंडिया को फ्रीडम मिली थी। ना उसके पास तभी इतने फंड्स प्रेजेंट थे, ना उनके पास इतनी नॉलेज थी क्योंकि ज्योग्राफी थी इंडिया की वो बहुत ज़्यादा वास्ट थी। और उसी के बाद ना इतना किसी के पास टाइम था कि वो इतनी सारी चीज़ें जो हैंग करने के लिए उसको छोड़ के DPSP के पीछे घूमी। इस वजह से उसको क्या किया गया था, एनफोर्सेबल नहीं बनाया गया था, ठीक है। बट क्रिटिसिज्म होता है तो इस वजह से KC वेरे जो थे उन्होंने अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन कि भाई लोगों के एम है ऐसे, उन्होंने अपने एम बता दिए बट इनको किसी ने फॉलो नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर आइवरी जेनिंग ने, उन्होंने कहा पायस एस्पिरेशन। पायस का क्या मतलब होता है, पवित्र होना, किसी चीज का शुद्ध होना। तो एक ऐसी एस्पिरेशन जो कि नेचर के अंदर बहुत पवित्र है, पायस है, DPSP वो है। और ये वाली जो तीनों हैं सेइंग्स अब आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अब ये आर्टिकल 37 भी मैंने मेंशन कर दिया कि नॉट लीगली एनफोर्सेबल, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब आते हैं जो मेन पार्ट है इसका, डेट इज कैटेगरीज के अंदर। तो देखिए DPSP जो है वो 3 कैटेगरी के अंदर गए, सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। मैंने अपनी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप इसको कैसे याद करेंगे। अगर सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर आप जा रहे हैं तो उसमें आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, तो हम क्या कहें, किसी का भला हो जाए, किसी को एजुकेशन प्रोवाइड हो जाए, इक्वालिटी की बात करते हैं। तो जो ऐसी मिलती जुलती चीज़ें होंगी ना वो किस में आ जाएंगी, आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर आ जाएगी। गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंदर कहेंगे गांधी जी क्या करते थे, वॉयलेंस मत करो, सब मिलके काम करो, रूरल एरिया को डेवलप करो, इंडस्ट्रीज करो, गाय माता की सेवा करो, ड्रग्स मत लो। तो इस तरीके की चीज़ें कहाँ पे आ गई, गांधी के अंदर आ गई। और लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब कि कोई नयापन आ रहा है किसी चीज़ के अंदर, वो उससे मिलता हुआ लग रहा है, आपको मॉडर्न लग रहा है, तो वो आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं। पूरी डिटेल मैंने इसके अंदर लाइन वाइज लाइन नहीं लिखी है क्योंकि यहाँ पे हम कीवर्ड्स को लेके चलेंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं चीज़ों को। तो सोशलिस्ट के अंदर जो है
वो सबसे पहले आता है आर्टिकल 38। तो आर्टिकल 38 के अंदर वेलफेयर ऑफ पीपल की बात कही गई है। वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में क्या कहा गया है कि उनको जो है अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। और ये जो है एक चीज आपको याद रखनी है कि जो डीपीएसपी हैं वो वेलफेयर ऑफ स्टेट की बात करते हैं। वेलफेयर ऑफ स्टेट का क्या मतलब है कि यहाँ पे स्टेट जो है वो वेलफेयर के लिए काम करेगा, ना कि पुलिस स्टेट। मतलब कि पुलिस स्टेट क्या होता है कि आप जो है ब्रिटिश रूल में क्या हुआ करता था उस टाइम पीरियड में कि किसी से भी कुछ भी कराना होता था तो उनके ऊपर एक प्रेशर हुआ करता था, सोशल वर्क के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था, वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया जाता था। तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट का फिनोमिना भी डीपीएसपी से आता है। ये आपका प्रीलिम्स का पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 38 के अंदर जो है वो वेलफेयर ऑफ पीपल की बात कही गई है। एक चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ कहीं 44 लिखा है, कहीं 42 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये उसी अमेंडमेंट एक्ट से जो है वो ऐड किया गया था, ठीक है। तो ये वाला जो आर्टिकल 38 था अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये आर्टिकल 44 के साथ जो है वो ऐड किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो मैंने डायरेक्टली इसलिए लिख दिया कि ताकि आप जब इसको रीड करेंगे, साथ के साथ इसको रीड करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा कि यार अब ये भी रीड करना है, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39 जिसमें कि सिक्योर लाइवलीहुड की बात की गई है कि जो वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि इंडियन सिटीजन है, उनकी लाइवलीहुड को सिक्योर करना आर्टिकल 39 के अंदर जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है, और जो आर्टिकल 39 है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था? 42 अमेंडमेंट एक्ट से आया था। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? पहले 44 आया आर्टिकल 38 के अंदर और उसके जस्ट बाद आर्टिकल 39 के अंदर क्या आ गया? 42 आ गया, ठीक है। तो पहले ऊपर 44 ज्यादा होता है और 42 कम होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 39 आर्टिकल 39 ए के अंदर जो है वो फ्री लीगल एड जो है वो पुअर को प्रोवाइड की जाती है और ये भी 42 अमेंडमेंट एक्ट के साथ हुआ था। जो आर्टिकल 39 था उसमें सिर्फ ये नहीं था कि सिक्योर लाइवलीहुड की बात की गई थी, उसी के साथ कि इक्वल पे जो है वो इक्वल वर्क प्रोवाइड किया जाए। मतलब कि अगर कोई भी पर्सन जो है, 2 पर्सन इक्वल वर्क कर रहे, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, उनको इक्वल पे किया जाए। उसी के साथ जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या बात? जो मेटेरियलिस्टिक चीजें होती है, मतलब कि जिन चीजों की कोई वैल्यू होती है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से इक्वल हो और उसी के साथ प्रिजर्व द स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स। तो ये वाला जो आर्टिकल 39 है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ईपीएफओ के सिलेबस के लिए, इसको आप अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल 39 ये हमने देख ही लिया कि जो पुअर है, जो लीगल जो सोर्सेज हैं या फिर लीगल सर्विस है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आर्टिकल 39 ए किसके अंदर? 42 अमेंडमेंट एक्ट के अंदर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 40 जिसके अंदर की सिक्योर किया जाता है वर्क ऑफ राइट एंड उसी के साथ असिस्टेंस दी जाती है ओल्ड एज में, अनएम्प्लॉयमेंट में या सिकनेस में। तो यहाँ पे क्या हो गया कि राइट टू वर्क प्रोवाइड किया जाएगा, पहली बात तो ये। और दूसरा क्या प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे? अगर कोई सिकनेस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, तो उस टाइम पीरियड में जो आप हेल्प कर रहे हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है सरकार अपने एक सिटीजन को या वर्कर्स को, वो आपके किसके अंदर आएगी? आर्टिकल 40 के अंदर आएगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42 जिसके अंदर मैटरनिटी बेनिफिट जो प्रोवाइड किया जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ हमने अभी सोशल को ही देखा है और उसी में हमारे कितने ज्यादा ईपीएफओ के, इंडस्ट्रियल रिलेशन के, लेबर लॉस के, सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो आर्टिकल 42 के अंदर आएगा। उसी के साथ जो ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क है, मतलब कि आप इंडस्ट्री के अंदर काम करें तो ऐसा तो नहीं है ना पसीना बह रहा है, आप देखो मेरे को तो करना पड़ रहा है, फैन ऑफ है तो मेरे को ह्यूमन कंडीशन नहीं मिल रही है। बट ह्यूमन कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, ठीक है, वर्क के अंदर। वो किसके अंदर इंश्योर किया जाएगा? आर्टिकल 42 के अंदर किया जाएगा। फिर आता है आर्टिकल 43 जिसमें कि सिक्योर लिविंग वेजेस। अब ऐसा तो नहीं ना यार कि एक वर्कर जो है उसको बुलाया और उसको जो है आप 10 रुपए दे के काम करा लेंगे। एक मिनिमम वेजेस जो है वो रखी जाएंगी, कुछ डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, कुछ बोनस भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो होती है वो किस में आती है? आपके सिक्योर लिविंग वेजेस के अंदर, कि इतना वेज आप दे रहे हैं कि एक पर्सन अपनी अच्छी तरीके से लिविंग को चला पा रहा है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43A जो कि अगेन जो है आपका 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, जिसमें कि वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट। हमने इसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर भी पढ़ा था, ट्रेड यूनियंस के अंदर भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो इंडस्ट्री के वर्कर्स होते हैं, आप उसको मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री के अंदर जब इंक्लूड करते हैं तो उनको अपनापन फील होता है उस चीज को लेकर और वो ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये बात कहा कही गई थी आर्टिकल 42 के अंदर, सॉरी आर्टिकल 43 के अंदर की गई थी अंडर द 42 अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47 जो कि बात करता है कि जो
न्यूट्रिशन होता है किसी भी बच्चे का, किसी भी एक पर्सन का, वो कैसे रेस किया जा सकता है। तो इसी के साथ जो है हमारे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स पूरे हुए। अब आते हैं गांधीयन पे। गांधीयन में अगर आते हैं तो सबसे पहले करते हैं विलेज पंचायत को। गांधी जी किसके ऊपर फोकस करते थे? कंस्ट्रक्टिव वर्क के ऊपर, रूरल एरिया के ऊपर। तो सबसे पहले किस में बात की गई? विलेज पंचायत की, जिसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई कि सिर्फ यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो है वो ना रहे पावर, ग्राम पंचायत के पास भी जाए। और वो किसके अंदर आ गया? आर्टिकल 40 के अंदर आ गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जैसे किस तरीके से डिसअरेंज है चीजें, और यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी था। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 43, जिसमें कि कॉटेज इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करने की बात की गई। और ये जो कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रमोशन था, ये 97 अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके अंडर इंक्लूड किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कॉटेज इंडस्ट्री जो है सिर्फ ये नहीं है बात की, मतलब एक इंडिविजुअल, यहाँ पे इंडिविजुअल और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो कोई भी कॉटेज इंडस्ट्री को खोल सकती है, बट फोकस जो है वो कॉटेज इंडस्ट्रीज पे दिया गया था। फिर आता है आर्टिकल 43B, जिसमें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाने की बात की गई थी। इसको आप सिंपल सी गांधी जी से रिलेट कर सकते हैं कि गांधी जी क्या कहते थे? मिलजुल के चलो, यूनिटी के साथ चलो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? ये होता है ना, कोऑपरेशन होता है, मिलजुल के कर रहे हैं। तो आर्टिकल 43B जो है वो किस में आया? आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। फिर आ गया आर्टिकल 46। ये तो गांधी के प्रिंसिपल्स में आएगा ही आएगा, क्योंकि गांधी जी ने जो उस टाइम अनटचेबल्स होते थे उनको हरिजन कहा था, जो उस टाइम के SC ST ट्राइब्स हुआ करती थी। तो यहाँ पे जो है प्रमोट SC and ST वेलफेयर इसमें, और उनको ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, बिकॉज देयर इज नथिंग सच थिंग अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सारी चीजें बकवास होती है। तो इस वजह से आर्टिकल 46 के अंदर SC and ST को प्रमोट करने की बात कही गई। फिर आता है आर्टिकल 47, जिसके अंदर अल्कोहल के कंजप्शन को प्रोहिबिट किया गया स्पेसिफिकली, कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट या फिर जो ड्रग्स होता है, जो कि नशे का पदार्थ होता है, उसको प्रोहिबिट करना चाहिए। ये आर्टिकल 47 के अंदर आया। और लास्ट आया यहाँ पे आर्टिकल 48, जिसके अंदर की काउ स्लॉटरिंग को खत्म किया गया। काउ स्लॉटरिंग क्या कि जो बूचर खाना होता है वहाँ जाके काउस को कट किया जाता है, मीट प्रोडक्शन किया जाता है। और उसी के साथ ये भी कहा गया कि जो काउस की ब्रीड्स है उनको और इम्प्रूव करने के लिए काम करना चाहिए। ये हो गई गांधीयन प्रिंसिपल्स, ठीक है। एट द एंड देखते हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर, जिसके अंदर सबसे बड़ा है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 जो है उसकी बहुत बात की गई थी जब ट्रिपल तलाक की बात आई थी। उसमें ये कहा गया था कि आप जो है ये कोई हिंदू लो मुस्लिम लो रहने मत दीजिए, पूरी देश के अंदर जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा दीजिए। बट उस टाइम जो है कुछ जो एनालिस्ट है उन्होंने ये बात की कि हमारी कंट्री के अंदर इतनी बड़ी वास्टनेस है, मतलब कि इतना ज़्यादा ज्योग्राफिकल हो सकते हैं, कास्ट जो है वो वास्टनेस है, जिसमें कि ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमेशा से न्यूज़ के अंदर रहा है। आर्टिकल 44 के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। मॉडर्न लग रहा है ना कि अपने रिलीजन से हट के सबके लिए एक चीज़ आ गई, तो वो किस में आ गया? लिबरल इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 45, जिसमें कि कहा गया कि जो चिल्ड्रन होते हैं 6 साल की उम्र तक जो है, ये किस में था? आर्टिकल 21A में फिर ये चला गया था। तो ये जो है आया किसमें कि चिल्ड्रन जो 6 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं उनको स्पेशल केयर देनी चाहिए। और ये किसके अंदर आया? आर्टिकल 86 अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 48, जिसके अंदर की कहा गया कि एग्रीकल्चर जो है उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एग्रीकल्चर के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या चीज है? अभी तक क्या एग्रीकल्चर चल नहीं रहा था? एग्रीकल्चर को चलाओ, अच्छे से चलाओ, बट आप मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पे चलाओ। तो ये क्या हो गए? आपके लिबरल इंटेलेक्चुअल हो गए। उसके बाद आता है आर्टिकल 48 है, जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से शुरू किया गया। और इसके अंदर कहा गया कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कीजिए। तो देखिए, प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को करने की बात कब आ रही है? पहले तो इन्वायरमेंट अच्छा ही था, अभी मॉडर्न सोसाइटी में आया है, तो ये लिबरल इंटेलेक्चुअल के अंदर आ गया। फिर आया आर्टिकल 49, जिसके अंदर मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। आपने देखा होगा कि एडवर्टाइजमेंट आया करती है टीवी में, और उसमें कहते थे कि वो जो ऐसे वो हार्ट बना के नाम वाम लिखाया करते थे ना, कि वो चीजें मत करो, अपनी मोन्यूमेंट्स को खराब मत करो, धरोहर को खराब मत करो। तो उसके बाद आर्टिकल 49 की शुरुआत हो गई, ठीक है। फिर आया आर्टिकल 50, जिसके अंदर कहा गया कि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उसको अलग अलग रखने की बात की गई, कि उनको अलग अलग रखना चाहिए उनके काम को, किसमें? पब्लिक अफेयर्स के अंदर। एंड लास्ट आया आर्टिकल 51, जिसके लिए इंटरनेशनल पीस की बात की गई। आर्टिकल 51 जो है वो सिविल सर्विस, मतलब कि DPSP, ये देखिए सिविल सर्विसेज में, स्टेट पीसेस में भी इसके क्वेश्चन आपको बहुत इजीली मिलेंगे। तो ये जो है ये बिल्कुल ना एक तरीके का, मैंने कहा ना, VVIP है ये वाला चैप्टर, तो इसको आपको अच्छे से करना है। तो आर्टिकल 51 के अंदर जो है इंटरनेशनल पीस से जुड़ी हुई चीजें पूछी गई थी। तो ये माइंड मैप जो है आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है बोर्ड पे देखने में,
तो इसका जो फोटो है, जब वीडियो अच्छी सी चल जाएगी उसके बाद जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप जो है वो वहां जाके देख लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ गिव अ थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।